हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह। मां शारदे क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के पहला इकाई का पहला पाठ जो है अर्थव्यवस्था में उसके विकास के इतिहास का पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं। इस क्लास में आपको हम आर्थिक विकास के माप एवं सूचकांक से शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था अर्थव्यवस्था के बारे में और यहाँ ये आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास तक यानी अर्थव्यवस्था के विकास हमने बता दिया था। और अभी इस वीडियो में हम बताएंगे, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आर्थिक विकास के माप एवं सूचकांक। तो आर्थिक विकास जो है पिछले वीडियो में हमने बता दिया था। अब हम लोग इसके माप कौन कौन से हैं, इसके सूचकांक क्या हैं, उसके बारे में अभी हम बताएंगे। तो पहला यानी कि देश की ये आर्थिक विकास की माप जो है, ये पहला राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग जानते हैं। राष्ट्रीय आय बोले तो देश की आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आय को हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक बार फिर से इस पे, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये समझ गए होंगे। इससे आर्थिक विकास को मापा जाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वो विकसित देश कहलाएगा, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होगा उसे हम ये अर्ध विकसित या विकासशील देश कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय। ये तो प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, इसको समझना बिल्कुल ही आसान है। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने के बाद जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। एक फार्मूला के माध्यम से हम समझ सकते हैं इसको। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग प्रति व्यक्ति आय को समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मानव विकास सूचकांक, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसको सबसे पहले यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया यह पहली मानव विकास रिपोर्ट है। जो इससे देश की आर्थिक विकास का पता लगाया जाता है। लेकिन अभी जो हमने बताया प्रति व्यक्ति आय, वो आर्थिक विकास के मापने का मापदंड का सबसे शुद्ध और बेहतर ये प्रति व्यक्ति आय माना जाता है। अभी हम बात कर रहे थे मानव विकास सूचकांक की, HDI की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इसका 3 सूचक है। वो है जीवन की आशा यानी
व्यक्ति का जीवन कितना है, उसके स्वास्थ्य पर निर्भर कैसे करता है, स्वास्थ्य पर जो निर्भर करता है। यानी पहला जो है जीवन की आशा, ये पहला, तो ये सीधा स्वास्थ्य से संबंधित है ये। फिर है शिक्षा, और फिर है जीवन का स्तर। तो इस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे, जीवन की आशा। अब थोड़ा सा गौर करेंगे, यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो व्यक्ति की आय से संबंधित वो जुड़ जाता है ये मामला। यदि गरीब परिवार से कोई व्यक्ति है तो वो सोचता है कि हमें सरकारी हॉस्पिटल में हमें मुफ्त में इलाज मिल जाए, या वैसे डॉक्टर जो बेहतर हो और कम खर्च लेता हो। ठीक है। अब वही बड़ा व्यक्ति जो होता है, यानी कि आर्थिक रूप से जो संपन्न व्यक्ति है, वो छोटे छोटे भी उनको स्वास्थ्य से संबंधित अगर दिक्कतें आती है तो तुरंत बड़े हॉस्पिटल, बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि वो आय से संबंधित है। वो चीज़ वो कितना डेवलप कर गया है ये इस पे निर्भर करता है। उसके बाद आते हैं शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा में भी वही स्थिति है। यदि व्यक्ति का आय जितना है उस हिसाब से अपने बच्चों की शिक्षा देता है, जैसे कि व्यक्ति की जो इनकम है, आय है, यदि कम है तो कहाँ बच्चे को भेज रहा है व्यक्ति? सरकारी विद्यालय जहाँ मुफ्त में शिक्षा मिल रहा हो, या कम खर्च में शिक्षा, जहाँ ये प्राइवेट भी स्कूल है, जहाँ निजी विद्यालय भी है, जहाँ कम खर्च में वो शिक्षा मिल जाए। और वही ज़्यादा संपन्न व्यक्ति है तो बड़े बड़े विद्यालय में जहाँ हाई फाई व्यवस्था हो, पढ़ाई सेम है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, पैसे का सिर्फ खेल है। हाँ, एक और बात है कि कम जब जिसका आय होती है, जिस परिवार की, जिस व्यक्ति की, उस घर के बच्चे जो होते हैं, वो उस घर के व्यक्ति जो होता है उसका शिक्षा स्तर कम लेवल पे होता है, और जिसका शैक्षणिक आर्थिक तरक्की ज़्यादा है वो उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। ये निम्न शिक्षा और उच्च शिक्षा का खेल यहाँ पे भी निर्भर करता है। ये सीधा इससे आर्थिक विकास से इसको जोड़ता है। अब है जीवन का स्तर, यानी आय जो होता है, आय ही लोगों का स्तर, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, बैठने की, अपनी अपनी सोसाइटी में, मतलब ये सारा कुछ आय पे निर्भर कर रहा है। तो आय से ही ये HDI तैयार हो रहा है, मानव विकास सूचकांक जो है वो सब कुछ आय पे निर्भर कर रहा है। हम अगर एक आंकड़ों के अनुसार हम अगर बताएं तो दुनिया में नॉर्वे जो देश है वो नंबर 1 पे है। इस HDI के जो रिपोर्ट होते हैं, जो आंकड़े जो एकत्रित किए जाते हैं, उसका पैमाना जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में, कहाँ से? 0 से लेकर 1 के बीच ही उसको अंक प्राप्त होते हैं। तो जैसे नंबर 1 पे है नॉर्वे, उसका है, उसे कितना प्राप्त है नॉर्वे का? इसका HDI रैंक कहाँ पे है? 1 पे है, और इसका HDI मूल्य क्या है? तो
965 और इसका रैंक है 1, पहला स्थान है नॉर्वे। हम वही अगर भारत की बात करें, ये देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इसका मूल्य जो होता है, HDI का जो मूल्य जो मापा जाता है, तो वो 0 से 1 के बीच में ही होता है। ना तो 0 से कम होने का मतलब माइनस, और 1 से अधिक 1 पॉइंट कुछ हो जाएगा, यानी 1 पॉइंट कुछ होगा तो वो 1 से ज़्यादा हो गया, या 2, 3, 4 इस तरह से। लेकिन जो भी मूल्य मापा जाता है 0 से 1 के बीच में। तो दुनिया में नंबर 1 रैंक पर है नॉर्वे। 1 नंबर से होने का मतलब कि वहाँ के लोगों का जीवन स्तर सबसे उच्च कोटि का है, हर तरह से सुखी संपन्न है वहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं अपने देश की, भारत का, तो इसका HDI मूल्य जो है भारत का 0.611 और ये वर्ल्ड में 126वां रैंक पर है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश का HDI जो है वो कहाँ है। यानी कि जीवन की आशा, शिक्षा और जीवन स्तर हमारे यहाँ का कहाँ पे है? एक दुनिया में 126वें नंबर पे है। ये 2004 के आंकड़े के अनुसार। अगर अपने पड़ोसी देश की बात करें, श्रीलंका जैसा पड़ोसी देश हमसे आगे है। गौर करेंगे श्रीलंका का, तो उसका HDI मूल्य जो है वो 0.755 है और इसका रैंक है 93वां। हमसे आगे है, भारत से काफ़ी आगे है वो। पाकिस्तान वो हमसे पीछा है आर्थिक स्थिति से, ऐसे भी उस सब चीज़ में वो पीछे है। झगड़ा करे में खाली आगे रहता है, भले हार जाता है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं तो मानव विकास सूचकांक की। तो आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा मानव विकास सूचकांक। अभी हम बात करेंगे उपभोक्ता व्यय। ये इस उपभोक्ता व्यय से हम आर्थिक विकास को माप सकते हैं। यानी हमारा जब इनकम जितना अधिक होगा हम व्यय उतना ही करेंगे। एक उदाहरण बताते हैं। यदि आप जिस दिन मान लेते हैं कि वो न्यूनतम 200-300 रुपये के बीच डेली आप कमाते हैं, 200 रुपया मान के चलते हैं, कितना 200 रुपया पर डे कमाते हैं। तो अगर आप मार्केट जाते हैं राशन वगैरह लेने के लिए, तो आप इसी में गुजारा कर लेते हैं अपने परिवार का। इसी 200 रुपये में आप इस तरह से बजट बनाते हैं अपना। अगर सप्ताह भर का लेके जाते हैं और 1000 रुपये ले करके आप मार्केट गए, कितना 1000 रुपये साप्ताहिक राशन लेने के लिए, तो 1000 रुपये में वो सब कुछ आप खरीद लेंगे। अगर आपके पास अगर 50 आते आते अगर पैकेट में 150 अगर बच गए, तो आपके ध्यान आएगा कि हमारे घर में कुछ बच्चे भी हैं, उन बच्चों के लिए भी कुछ फल फ्रूट मिठाइयाँ ले लेते हैं। तो कंडीशन क्या है वहाँ गौर कीजिएगा कि 50 रुपये आपके पैकेट में बचा हुआ, आपने राशन से आपने बचा लिया 50 रुपया। अब इस 50 रुपये का क्या करेंगे? आप जाते हैं, ठीक है, केला खरीदना है, ठेले वाले के पास जाइएगा। कहाँ जाइएगा? ठेले वाले के पास। तो ये 50 रुपये लेकर के व्यक्ति ठेले वाले के पास जाता है और उससे मोल मुलई करता है, भैया कैसे दर्जन केला बेच रहे हो? तो 30 रुपये दर्जन है, 40 रुपये दर्जन है। तो अब आपका ध्यान कहाँ जाएगा उस पर कि नहीं 40 रुपये बोला, 30 रुपये दीजिएगा, तो नहीं 30 का नहीं 35 का ले लीजिए। चलो ठीक है भाई, आधा दर्जन दे दो। कहाँ है? आधा दर्जन दे दो।
इसमें आधा दर्जन आप खरीदते हैं, कितना, हाफ, यानी 6 पीस, ठीक है। अब वही इनकम जहां बढ़ रहा है, तो गौर कीजिएगा, किसी अन्य व्यक्ति की इनकम डेली उसका 1000 रुपये का इनकम है, ठीक है। उस साप्ताहिक राशन लेने के लिए वो 5000 रुपये ले करके निकला, कितना, 5000 रुपये कि मार्केट जा रहे हैं और राशन लेके आना है। अब वो सब कुछ खरीदने के बाद उसके पास 1000 रुपये पैकेट में उसी अनुपात में बच रहे हैं। 1000 रुपये, 500 रुपये बच गया तो वो भी अपने घर में, परिवार में बच्चों के लिए क्या करेगा, कुछ फल फ्रूट मिठाई ले लें, तो वो लेगा तो वो कैसे, वो ठेले वाले के पास नहीं, जो बड़ा दुकान होगा, स्टॉल लगाया होगा, खूब बढ़िया से सजा करके, जो सेव पोछ करके नहीं रखता है कपड़ा में, सरिया करके, सब कुछ वही है। हाँ भैया कैसे केला है, तो अब उसकी पर्सनालिटी देख करके वो भी उसका फ़ायदा उठाता है। क्या 50 रुपये दर्जन है तो 1 दर्जन दे देना, वो वहाँ मोल मुलई की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास इनकम है। 1 दर्जन लेता है और ये आधा दर्जन में केला, इसके भी घर के बच्चे खाए, इसके भी। यहाँ मैनेज कैसे करना है, पॉइंट पे सीधा आते हैं। आप समझ गए होंगे कि उपभोक्ता व्यय, यानी कि जिस हिसाब से आय होता है उसी हिसाब से व्यय होता है। परंतु ये देखा जा रहा है एक रिपोर्ट में, क्या कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यय जो है, उपभोक्ता व्यय जो है वो कम है और शहरी क्षेत्र में ज़्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बिहार के विकास की स्थिति के बारे में जानेंगे। यहाँ पे बिहार की स्थिति के बारे में, तो बिहार की स्थिति क्या है? बिहार का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है, क्योंकि इसी बिहार में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किए, बोधगया में। महावीर ने शांति का संदेश दिया। ये चाणक्य जैसे नीतिकार ने और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट ने सिकंदर महान के सपने को, जो विश्व विजेता बनने का ख्वाब देख रहा था, इसी धरती पे उसकी सपना को चकनाचूर किया। सम्राट अशोक का नाम सुना होगा आपने। सम्राट अशोक इसी धरती पे जन्म लिए और इसी बिहार में, जो काफ़ी गौरवशाली रहा है। उनके कार्यों को देखा जाए तो काफ़ी, क्योंकि महान, अशोक महान गिना जाता है, अशोक को महान कहा जाता है। महान बहुत कम राजाओं को कहा जाता है, जिसमें महान में एक अशोक भी शामिल है। आप सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म इसी बिहार पटना साहिब में हुआ था। और बड़ी बात तो ये है कि आज पूरा विश्व लोकतंत्र की ओर बढ़ते जा रहा है। कुछ ही करीब 80% देश जो है पूरे दुनिया का लोकतांत्रिक देश हो चुका है, और उस लोकतंत्र का कहीं जन्म हुआ है तो वह है बिहार, लिच्छवी गणराज्य, जो एक सबसे गौरवशाली अतीत का प्रमाण है। क्या? लिच्छवी गणराज्य, जो ये वैशाली और मुजफ्फरपुर के बीच का एरिया जो था वही था क्या? लिच्छवी। आपको स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी को बिहार के चंपारण के धरती से उनको पहचान मिली। गांधी जी को लोग वहीं से पूरी दुनिया में जानने लगे, भारत में जानने लगे। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने बिहार से ही दिया, जो छात्र आंदोलन के रूप में आगे पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है उसके विषय में, तो यही बिहार से चल करके और दिल्ली का सीधे तख्ता उन्होंने पलट दिया। आज बिहार की स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुकी है। आप ये जो कभी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आज शिक्षा के स्तर, आज वही देखिएगा
तो पूरे देश में सबसे निचले स्तर पर है बिहार के शिक्षा की स्थिति। आखिर क्यों सवाल आपके दिमाग में चुभता होगा। इस राज्य के बीचों बीच से होकर के जो पवित्र गंगा नदी गुजरती है, सैकड़ों छोटे बड़ी नदियां बिहार के दक्षिण और उत्तरी हिस्सों में है। जो मिट्टी यहाँ की, वही नदियों के बदौलत यहाँ के मिट्टी की उर्वरा शक्ति काफ़ी उच्च कैटेगरी में गिना जाता है। सालों भर यहाँ फसल उगने वाले खेत भी हैं। खनन भी कुछ खनन है, क्योंकि झारखंड बंटवारे के बाद बहुत सारा हिस्सा जो है चला गया, उसका जिक्र हम आगे करेंगे। तो यह है अपने बिहार की स्थिति। काफ़ी पिछड़ा हुआ बिहार है। तो इसके पीछे और भी कहानी है, इतिहास है कि अंग्रेज़ जब भारत में आए तो हमारे क्षेत्र को भी, बिहार को भी, क्योंकि अपने पूरे देश को जब गुलाम बनाया तो आर्थिक शोषण किया, तो अपना बिहार का भी शोषण हुआ। तो हम बात करते हैं कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण, तो हमारे बिहार की स्थिति के बारे में हम समझ चुके होंगे। तो अभी हम बात करेंगे